नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रयास देखिए जिसमें जैसा कि फ्रेंड्स आज से आपका 15 जून और 15 जून को आपका DSSB जेल वार्डर का एग्ज़ाम था, जो कि सभी शिफ्टों का एग्ज़ाम समाप्त हो गया है। सभी शिफ्टों में जीके जीएस के जितने भी प्रश्न पूछे गए थे उनमें से अधिकतम जो रियल प्रश्न हो सकते थे वह मुझे प्राप्त हो गए हैं। तो आज की वीडियो में इन सभी प्रश्नों को देखेंगे, साथ में इन प्रश्नों से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी देखते चलेंगे, जैसा कि विगत दिनों से हम लोग देखते आ रहे हैं। क्योंकि आपका जो एक्स्ट्रा फैक्ट से जो रिजल्ट है, जो एक्स्ट्रा फैक्ट से जो क्वेश्चन है, वो दोस्तों आपके एग्जाम में देखने को मिल रहा है आगे के शिफ्टों में, इस स्टूडेंट के द्वारा बताया जा रहा है। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए होंगे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, एक कमेंट कीजिएगा, हो सके तो अपने स्टडी ग्रुप में इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था कि बुद्ध चरित्र के लेखक कौन थे। बुद्ध चरित्र की बात करेंगे तो बुद्ध चरित्र एक पुस्तक है जो कि बुद्ध के जीवनी के बारे में लिखा गया है। इसके लेखक का नाम था आपका अश्वघोष। तो इसका राइट आंसर आपका अश्वघोष हो जाएगा। अश्वघोष की बात करेंगे तो अश्वघोष एक आपका बौद्ध दार्शनिक और कवि था। उनका जन्म की बात करेंगे तो उत्तर भारत के साकेत में हुआ था। इसके अलावा हालांकि पाली भाषा का साहित्य बौद्ध धर्म में लोकप्रिय था, लेकिन अश्वघोष ने शास्त्रीय संगीत में लिखा था। ठीक है, इसका बुद्ध चरित्र का लैंग्वेज अगर आपसे पूछा जाता तो संस्कृत होता। इसके अलावा अश्वघोष के द्वारा लिखी बुद्ध चरित्र बुद्ध के जीवन पर एक महाकाव्य है। उन्होंने नंद बुद्ध के सौतेले भाई के रूपांतरण के विषय के साथ सौदरानंद को भी लिखा था ताकि वो मोक्ष तक पहुंच सके। इसके अलावा उन्हें सूत्रालंकार का लेखक भी माना जाता है। ठीक है, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ते हैं, इससे पहले दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं टेक्स्ट बुक पर चल रहे फ्यूचर ऑफिसर सेल के बारे में। इस सेल के दौरान अगर आप इनका ईयरली का टेक्स्ट बुक पास प्रो लेते हैं तो आपको मात्र 466 रुपये में ये देखने को मिलेगा। कूपन कोड आप APG यूज करते हैं तो आपको 10% की जगह 12% का एक्स्ट्रा ऑफ मिलेगा। यहाँ पर जैसा कि DSSB का विभिन्न पोस्टों का एग्जाम आपका जून जुलाई में होना निर्धारित है, तो उन सभी का मॉक टेस्ट आपको मिल जाएगा, साथ में आपको PYQ मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप SSC का तैयारी करते हो, बैंक का तैयारी करते हो, रेलवे का तैयारी करते हो, या आप स्टेट लेवल की कोई वैकेंसी की तैयारी करते हो, या डिफेंस लेवल की तैयारी करते हैं, और जितने बड़ा सा बड़ा एग्जाम UPSC से लेकर छोटा से छोटा एग्जाम ग्रुप D तक के एग्जामों का मॉक टेस्ट और PYQ आप यहाँ पर देख सकते हैं मात्र एक ही पास में, जो कि 466 रुपये में आपको मिलेगा। इसका लिंक की बात करेंगे तो डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा, साथ में कमेंट सेक्शन में भी पिन किया हुआ रहेगा, तो आप लोग जाकर एक बार चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। और याद रहे कूपन कोड APG आपको यूज करना है। ठीक है, चलिए वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी हिमालयी वनस्पति जाति 1800 से 2600 मीटर की ऊंचाई के बीच पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा देवदार। देवदार की बात करेंगे तो देवदार एक सीधे तने वाला उच्चा शंकुधारी पेड़ है, जिसके पत्ते लंबे और कुछ गोलाई लिए होते हैं। इसकी लकड़ी मजबूत किंतु हल्की और सुगंधित होती है। इनका मूल स्थान पश्चिमी हिमालय के पर्वतों तथा भूमध्य सागरीय क्षेत्र में है। उत्तर भारत के कश्मीर से गढ़वाल तक के वनों के 1700 से लेकर 3500 फुट तक की ऊंचाई पर यह वृक्ष आपका मिलता है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि वर्ष 2011 में पुरुष महिला साक्षरता अंतर यानी कि मेल फीमेल लिटरेसी गैप क्या है। तो इसका राइट आंसर तो आपका 16.68% इसका राइट आंसर होगा, यानी कि 16.68। इसके अलावा देश में साक्षरता दर आपसे पूछा जाता, जो कि पूछा ही गया है पहले, तो 74.04% होता। उसमें से पुरुष का साक्षरता दर आपका 82.14% है, महिलाओं का साक्षरता दर आपका 65.46% है। इसको जब आप अंतर निकालने जाइएगा तो आपको 16.68% है, जो कि आपको निकल कर आएगा। ठीक है, और ओवरऑल साक्षरता दर तो आपका 74.04% है ही। इसके अलावा आप लोग जान लीजिए कि साक्षरता दर का जो परिभाषा होता है एक्चुअल में क्या होता है। तो एक व्यक्ति को परिभाषित किया गया है 7 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्ति जो किसी भी भाषा में, चाहे हिंदी हो, अंग्रेजी हो, पाली हो, बौद्ध हो, तमिल हो, तेलुगु हो, बंगाली हो, उर्दू हो, किस समझ के साथ पढ़ और लिख सकता है, उसको साक्षर माना जाता है। ठीक है, पढ़ भी सकता है और लिख भी सकता है। ठीक है, 7+ जो भी जितने भी आयु के व्यक्ति हैं। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाता सबसे ज़्यादा साक्षर वाला राज्य कौन सा है, ठीक है, तो राज्य पूछा जाता तो इसका राइट आंसर आपका केरल हो जाता। इसके अलावा सबसे कम वाला पूछा जाता तो बिहार इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, उसी प्रकार अगर पुरुषों में साक्षरता दर आपसे ज़्यादा पूछा जाता तो केरल ही इसका राइट आंसर होता। महिलाओं में साक्षरता दर सबसे ज़्यादा पूछा जाता तो केरल ही इसका राइट आंसर होता। उसी प्रकार सबसे कम बिहार में ही, दोनों पुरुष और महिला आपको होगा।
अगला है कि तंजावुर किस राजवंश की राजधानी थी। तंजावुर की बात करेंगे तो ये आपका चोल साम्राज्य का राजधानी था, तो इसका राइट आंसर आपका चोल हो जाएगा। तंजौर चोलों की राजधानी हुआ करता था। चोल समाज की स्थापना अगर किसने किया था, ये प्रश्न आपके एग्जाम में आए तो याद रखिएगा, विजयालय इसका राइट आंसर होगा। इसके अलावा 8वीं शताब्दी के भीतर उन्होंने पल्लवों को समाप्त कर दिया, तंजौर साम्राज्य पर नियंत्रण किया और शक्तिशाली चोल साम्राज्य की नींव का मार्ग प्रशस्त किया। इस प्रकार तंजौर को शानदार चोल समाज की प्रमुख राजधानी के रूप में नामित किया गया था। तंजौर तमिलनाडु के कावेरी डेल्टा में स्थित है। बाद में इसका नाम तंजावुर पड़ा। हो सकता है आपसे शायद ये पूछा गया होगा कि तंजावुर जो है वो आपका किस नदी के किनारे है, तो कावेरी नदी के किनारे होगा। ठीक है। इसके अलावा ये दक्षिण भारतीय वास्तुकला, कला और धर्म के लिए प्रसिद्ध स्थान है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इससे पहले है प्रतिहार वंश के बारे में जान लीजिए। प्रतिहार वंश की राजधानी कन्नौज है। सबसे प्रसिद्ध शासक की बात करेंगे तो नागभट्ट द्वितीय है। प्रसिद्ध इमारत आपका बटेश्वर मंदिर है, जो कि प्रतिहार वंश के द्वारा बनाया गया है। चालुक्य वंश की राजधानी आपका बदामी हुआ करता। पुलकेशिन द्वितीय इसके संस्थापक थे, जो कि अभी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया है किसी न किसी शिफ्ट में। प्रसिद्ध मंदिर की बात करेंगे तो विरूपाक्ष मंदिर, जो कि देवराय द्वितीय के द्वारा बनाया गया था। राष्ट्रकूट वंश की बात करेंगे तो राष्ट्रकूट वंश जिसका राजधानी था मलखेर, और सबसे प्रसिद्ध शासक था आपका दंतीदुर्ग, जो कि राष्ट्रकूट वंश का स्थापना भी इसी ने किया था। सबसे प्रसिद्ध शासक कैलासा मंदिर एलोरा है, जो कि कृष्णा तृतीय के द्वारा बनाया गया था। चोल वंश की बात करेंगे तो राजधानी उड़ायूर या त्रिची है। सबसे प्रसिद्ध शासक राजाराज चोल प्रथम है। बृहदेश्वर मंदिर, जो कि राजाराज चोल प्रथम के द्वारा ही बनाया गया था। पाल वंश की बात करेंगे तो इसकी राजधानी मुंगेर। सबसे प्रसिद्ध शासक आपका धर्मपाल, विक्रमशिला विश्वविद्यालय धर्मपाल के द्वारा बनाया गया था, जो कि बिहार के भागलपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की जनसंख्या में किशोर जनसंख्या कितना प्रतिशत है। किशोर जनसंख्या की बात करेंगे तो इसका प्रतिशत आपका 50 हो जाएगा। ठीक है। किशोर 53% एवं 47% क्रमशः 10 से 14 और 15 से 19 आयु समूह में व्याप्त है। युवाओं के लिए उपरोक्त विवरण प्रयोज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार लक्षद्वीप की साक्षरता दर क्या है। लक्षद्वीप की साक्षरता दर की बात करेंगे तो इसका राइट आंसर आपका 91.80% आपका राइट आंसर होगा। 2011 के जनगणना के अनुसार लक्षद्वीप की साक्षरता दर 91.80% है। लक्षद्वीप की साक्षरता दर 2001 की जनगणना में 86.7% से बढ़कर 2011 में 91.8% हो गया था। भारत के सभी केंद्र शासित प्रदेशों में लक्षद्वीप का स्थान दूसरा है, इस बात को याद रखिएगा। और लक्षद्वीप की साक्षरता दर भारत की राष्ट्रीय औसत साक्षरता दर, जो कि 73% है, इससे अधिक है, नहीं 74.04% है। ठीक है। इसको सुधार कीजिएगा आप लोग। इसके अलावा जो लक्षद्वीप है साक्षरता दर के मामले में केंद्र शासित प्रदेश प्लस राज्यों में दूसरा स्थान रखता है। पहला स्थान आपका केरल का है, लेकिन केंद्र शासित प्रदेशों में पहला स्थान लक्षद्वीप ही रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो किस राज्य में चलाई गई थी। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो की बात करेंगे तो यह कोलकाता में चलाया गया, जो कि राइट आंसर आपका हो जाएगा। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो टनल का निर्माण कोलकाता में हुगली नदी पर किया गया था। ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका हुगली नदी हो जाएगा। अगर नदी पूछा जाता, नहीं तो कोलकाता ही इसका राइट आंसर होगा। अगला है कि निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश पर संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था। तो राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा सरदार स्वर्ण सिंह समिति। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर ही 1976 में 42वां संवैधानिक संशोधन किया गया था, जिसके माध्यम से मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था भाग 4A में। इसके अलावा अगर आपसे आर्टिकल पूछा जाता तो आर्टिकल 51A में। इसके अलावा जो ये मौलिक कर्तव्य है, इसकी जो परिकल्पना है या यूएसएसआर के संविधान से लिया गया है। इसके अलावा और क्या याद रखिएगा, तो आप याद रखिएगा कि मौलिक कर्तव्य सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर शामिल किया गया था 1976 में। लेकिन याद रहे कि जब 1976 में शामिल किया गया था तो मात्र 10 ही मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया था। जो एक मौलिक कर्तव्य है, वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य है, तो 10 में से 11 में से जो एक मौलिक कर्तव्य है उसको 2002 में 86वां संवैधानिक संशोधन के माध्यम से शामिल किया गया था। ठीक है। इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भ्रष्टाचार सूचकांक 2023 के अनुसार भारत की रैंक कौन सी थी। यह प्रश्न हमें कल भी देखने को मिला था और आज भी देखने को मिला है। पीडीएफ आप लोग को भेज दिया गया है टेलीग्राम पर। जो लोग भी ज्वाइन नहीं किए हैं जाकर वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका 93 हो जाएगा। ये जो भ्रष्टाचार सूचकांक है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी किया जाता है, इसमें 180 देशों को 0 नंबर मिला है,
जो कि 0 नंबर बताता है कि अत्यधिक भ्रष्ट वहाँ पर है। 100 नंबर अगर मिलता तो बहुत साफ वहाँ का भ्रष्टाचार होता के पैमाने पर स्कोर किया गया है। भारत का स्कोर 39 है, तो आप लोग समझ सकते हैं कि भारत किस स्थिति में है। जब स्कोर के अनुसार रैंकिंग की गई तो भारत 180 में से 93 स्थान पर पाया गया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर 93 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों को विभाजित करता है? अनुच्छेद पूछा गया तो राइट आंसर आपका अनुच्छेद 1 हो जाएगा। भारत का संविधान का अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि इंडिया यानी भारत राज्यों का एक संघ होगा। इसके अलावा भारत के क्षेत्र में शामिल होंगे राज्यों के क्षेत्र, केंद्र शासित प्रदेश और कोई भी क्षेत्र जिसे भविष्य में अधिग्रहित किया जा सकता है। इसका अर्थ है कि भारत एक संघ है जिसमें विभिन्न राज्य शामिल है जो इसके अभिन्न अंग है। भारतीय संघ नश्वर नहीं है, यहाँ राज्य संघ से अलग नहीं हो सकते हैं और उन्हें संघ से अलग होने का कोई भी अधिकार नहीं है। इसके अलावा शक्तियों का विभाजन केंद्र के पक्ष में है और संघीय दृष्टिकोण से अत्यधिक असमान है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 49 में क्या प्रावधान किया गया है? प्रावधान की बात करेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाता स्मारकों एवं स्थानों तथा प्राकृतिक महत्व की वस्तुओं का संरक्षण करना। ठीक है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 49 का प्रावधान है स्मारकों और प्राकृतिक महत्व के स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण करना। ये जो अनुच्छेद 49 है यह राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं, जिसे कि शॉर्ट फॉर्म में DPSP के नाम से जानते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, DPSP की बात करते हैं तो इसका जो अवधारणा है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ये भाग 4 से संबंधित है। अनुच्छेद की बात करेंगे तो 36 से 51। ये कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को अपनाते हैं। ये देश के शासन में मौलिक हैं, ये गैर न्यायसंगत हैं। ये राज्य की परिभाषा के तहत आने वाले संघ और राज्य सरकारों और अन्य सभी प्राधिकरणों पर लागू होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति की बात करेंगे तो इसका राइट आंसर होगा उपराष्ट्रपति। ठीक है, राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है वो आपका उपराष्ट्रपति होता है। जो भी देश के उपराष्ट्रपति होंगे ऑटोमेटिक वो राज्यसभा का पदेन सभापति हो जाएगा। तो वर्तमान समय में बात करेंगे तो वर्तमान समय में जगदीप धनखड़ आपके भारत के राष्ट्रपति हैं। तो जगदीप धनखड़ ही राज्यसभा के पदेन सभापति भी होंगे। ठीक है, इसके अलावा राज्यसभा के विषय में हम लोगों ने पहले की वीडियो में भी देखा है, अभी भी थोड़ा जान लेते हैं। संसद में दोस्तों आपका 2 सदन है। ठीक है, संसद का 2 सदन है, एक है आपका लोकसभा, एक है आपका राज्यसभा। लेकिन जो संसद मिलता है तो लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट जब मिलेगा तभी आपका संसद का निर्माण होगा, यानी कि संसद का 3 अंग है। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। लोकसभा को हम लोग निम्न सदन के नाम से जानते हैं, वहीं पर राज्यसभा को हम लोग उच्च सदन के नाम से जानते हैं, यानी कि उच्चा सदन। ठीक है, उच्च सदन के नाम से जानते हैं। इसके अलावा लोकसभा का जो विघटन है हर 5 वर्ष के बाद होता है, लेकिन राज्यसभा का जो विघटन है कभी भी नहीं होता है। ठीक है, लोकसभा में आपका जो अधिकतम सदस्यों का संख्या है 550 और राज्यसभा में बात करेंगे 250 है। ठीक है, वहीं बात करेंगे 250 आपका है, लेकिन वर्तमान समय में 245 ही है। याद रहे कि राज्यसभा में सदस्यों का आपका कार्यकाल समाप्त होता है आपका। इसके अलावा राज्यसभा कभी भी विघटित नहीं होता है। हर साल 1/2 जो सदस्य हैं आपका 2 साल में आपका ये रिटायर होते हैं। ठीक है, सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है राज्यसभा का, वहीं पर लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल आपका 5 वर्षों का ही होता है। ठीक है, इतना ही याद रखिए, बाकी और कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। बाकी उपराष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाता है राष्ट्रपति। इसके अलावा भारत का उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को ही दे सकता है और देता है। अगला है कि चंद्रयान 3 की सुरक्षित लैंडिंग करने के उपलक्ष्य में किस तारीख को राष्ट्रीय स्पेस डे मनाया जाएगा? ठीक है, या मनाया गया, तो इसका राइट आंसर आपका 23 अगस्त हो जाएगा। ठीक है, एक सरकारी अधिसूचना निकाला गया था, उसमें कहा गया था कि भारत चंद्रयान 3 मिशन की सफलता के उपलक्ष्य में 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाएगा। इसमें कहा गया था कि 23 अगस्त और 23 को चंद्रमा 3 मिशन की सफलता के साथ ही विक्रम लैंडर की लैंडिंग और प्रज्ञान रोवर की चंद्र सतह पर तैनाती के साथ ही भारत अंतरिक्ष में जाने वाले देशों के विशिष्ट समूह में शामिल हो जाएगा और चंद्रमा पर उतरने वाला चौथा देश और चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव के निकट उतरने वाला पहला देश बन जाएगा। इसमें कहा गया कि मिशन के परिणाम आने वाले वर्षों में मानवता के लिए लाभकारी होंगे। ठीक है,
चौथा देश, तो इससे पहले 3 देश कौन कौन से थे ये भी आप लोग को जानने की ज़रूरत है, और कल भी हम लोगों ने देखा ही था कि रूस आपका पहला देश है, रूस के बाद आपका यूएसए है, यूएसए के बाद चीन है, चीन के बाद आपका भारत का स्थान आता है जो कि चंद्रमा पर उतरा है। लेकिन चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर सिर्फ भारत ही अब तक उतर चुका है, इसको याद रखिएगा। इसके अलावा जो ये आपका चंद्रयान 3 का जो लैंडर है आपका विक्रम, ये पूछा गया था कल कि ऑर्बिट, पृथ्वी के ऑर्बिट में कब आया था, तो इसको भी याद रखिएगा, नवंबर 2023 में आ गया था। ठीक है, नवंबर 2023 में आ गया था, ये कल का प्रश्न पूछा गया। अगला है कि पुरी में रथ यात्रा किस हिंदू देवता के सम्मान में निकाली जाती है। तो पुरी में रथ यात्रा की बात करेंगे तो ये भगवान जगन्नाथ के सम्मान में निकाली जाती है, तो इसका राइट आंसर आपका होगा भगवान जगन्नाथ। ठीक है, रथ यात्रा कहिए या रथ महोत्सव कहिए, दोनों एक ही नाम है, हिंदू त्यौहार है जो प्रत्येक वर्ष उड़ीसा के पुरी में प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन चालुक्य वंश के संस्थापक थे। चालुक्य वंश का संस्थापक हम लोगों ने ऊपर के स्लाइड में भी देखा है कि पुलकेशिन फर्स्ट आपका चालुक्य वंश का संस्थापक था, उसने बादामी या वातापी अपनी राजधानी स्थापित की थी। इसके अलावा पुलकेशिन वन का आपका उत्तराधिकारी कीर्तिवर्मन प्रथम बना। इसके अलावा विजयादित्य चालुक्य वंश का सबसे लंबे समय तक रहने वाला राजा बना। इसके अलावा पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लव वंश के महेंद्र वर्मन प्रथम को हराया। इसके अलावा चालुक्य वंश के अंतिम राजा कीर्तिवर्मन द्वितीय को दंती दुर्ग ने हराया। दंती दुर्ग नाम सुनकर याद आया होगा, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंती दुर्ग ही था। अगला है निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। कल भी यह प्रश्न देखने को मिला था, आज भी यह प्रश्न देखने को मिला है, तो राइट आंसर गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, इसका राइट आंसर होगा गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। तल छठ के निक्षेपण जो एक नदी के द्वारा लिया जाया जाता है, एक लैंड फॉर्म का निर्माण करता है जिसे नदी डेल्टा कहा जाता है। इसके अलावा गंगा डेल्टा जिसे सुंदरवन डेल्टा भी कहा जाता है, भारतीय उपमहाद्वीप के बंगाल क्षेत्र में और बांग्लादेश में स्थित है। इसके अलावा लगभग 1 लाख वर्ग किलोमीटर का डेल्टा सतह क्षेत्र है। गंगा डेल्टा 3 प्रमुख नदियों गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदी से बनता है। गंगा डेल्टा भी दुनिया के सबसे उपजाऊ क्षेत्रों में से एक है। ठीक है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया और आज का लास्ट क्वेश्चन पूछा गया कि सामाजिक न्याय के लिए पीएम मोदी ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है। तो सामाजिक न्याय के लिए अभी हाल ही में 3 मार्च या 13 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री जी के द्वारा प्रधानमंत्री सामाजिक उत्थान रोजगार जन कल्याण पीएम सूरज पोर्टल को लॉन्च किया गया है। ठीक है, यह जो पोर्टल है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। उन्होंने समाज के वंचित वर्गों को ऋण सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से एक राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। इसके अलावा कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री सामाजिक उत्थान रोजगार जन कल्याण पीएम सूरज राष्ट्रीय पोर्टल का ऑनलाइन अनावरण किया था। यह पोर्टल वंचित को प्राथमिकता देने, समाज के सबसे वंचित वर्गों के उत्थान के लिए मंत्रालय की प्रतिबद्धता का प्रतीक है और वंचित समुदाय का 1 लाख उद्यमियों को ऋण के प्रावधानों का समर्थन करता है। ठीक है, तो यही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए थे। हालांकि आज प्रश्नों का संख्या कम मिला है, स्टूडेंट के द्वारा बहुत ही कम प्रश्न भेजे गए हैं, जिसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। लेकिन जैसे ही और भी प्रश्न हमारे पास आते जाएंगे उसको हम क्या करेंगे कि आपको हम पीडीएफ में देने का प्रयास करेंगे। पीडीएफ जो कि हर दिन टेलीग्राम पर आपको भेजी दिया जाता है, तो टेलीग्राम से आप लोग जुड़ना ना भूलिएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जाता है, लेकिन आप लोग ज्वाइन नहीं करते हैं। ठीक है, तो आप लोग से निवेदन है कि आप लोग वहाँ से जाकर ज्वाइन जरूर से ज़रूर कर लीजिएगा। बाकी जो भी चीज़ें होंगी आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो आप लोग लाइक कर दीजिएगा, और मन करे तो कमेंट भी कीजिएगा, और मन करे तो स्टडी ग्रुप में इसको शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, आशा करते हैं कि आप लोग ऐसा काम कीजिएगा। आज की वीडियो का टारगेट हम लोग रखते हैं 200 लाइक का। कल भी 200 लाइक का रखे थे लेकिन नहीं हो पाया था, परसों भी 200 लाइक का रखे थे लेकिन 150 तक ही पहुंच पाया था। तो आपसे निवेदन है कि आज की वीडियो को 200 लाइक टारगेट तक आप लोग पहुंचा दीजिए तो अच्छा रहेगा। और टेक्स्ट बुक के टेस्ट सीरीज से जुड़ने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मात्र 466 रुपये में आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं कूपन कोड APG के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।